नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत के अनुरोध पर इंटरपोल ने भारत के लिए पहला सिल्वर नोटिस जारी किया। राजस्थान के पोखरण में हाइब्रिड मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने 20 वर्षों बाद ईरान को उल्लंघनकर्ता घोषित किया। सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सूर्य के ध्रुवों की पहली तस्वीरें प्राप्त की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों की सूची में 131वें स्थान पर आया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024 में जबरन विस्थापन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत के अनुरोध पर इंटरपोल ने भारत के लिए पहला सिल्वर नोटिस जारी किया। भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने इंटरपोल से सिल्वर नोटिस जारी करवाया है। इंटरपोल ने वीजा धोखाधड़ी मामले में वांछित पूर्व फ्रांसीसी दूतावास अधिकारी शुभम शौकीन की वैश्विक परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए यह नोटिस जारी किया है। चलिए सबसे पहले इंटरपोल के बारे में जानते हैं। इसका गठन 1923 में वियना में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग यानी ICPC के रूप में किया गया था। वर्ष 1956 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल कर दिया गया। बात करें इसके सदस्यों की तो भारत सहित कुल 196 देश इसके सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। आपको बता दें कि इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। अब बात करें राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो यानी NCB की, तो इसे सदस्य देशों द्वारा इंटरपोल के साथ संपर्क बनाने के लिए पहुंच बिंदु यानी पॉइंट ऑफ एक्सेस के रूप में स्थापित किया जाता है। भारत ने CBI को इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो यानी NCB घोषित किया है। CBI ने भारत पोल पोर्टल विकसित किया है। यह सभी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल से रियल टाइम संपर्क की सुविधा प्रदान करता है। इसका शासी निकाय, महासभा और कार्यकारी समिति है। इनके अलावा इंटरपोल के कलर कोडेड नोटिस सदस्य देशों के लिए सहयोग या अलर्ट के लिए जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होते हैं। ये सदस्य देशों की पुलिस को गंभीर अपराध से संबंधित जानकारी को साझा करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए रेड कॉर्नर नोटिस का अर्थ है भगोड़े को हिरासत में लेना, ब्लू नोटिस यानी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, ब्लैक नोटिस अर्थात अज्ञात शवों की पहचान और येलो नोटिस गुमशुदा लोगों का पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। आपको बता दें कि NCB के अनुरोध पर महासचिवालय नोटिस प्रकाशित करता है तथा उन्हें सभी सदस्य देशों को उपलब्ध कराया जाता है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए परिसंपत्तियों की पहचान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इंटरपोल द्वारा जारी किए जाने वाले सिल्वर नोटिस को भी समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आखिर सिल्वर नोटिस क्या है। यह आपराधिक परिसंपत्तियों की पहचान और पता लगाने तथा सूचना साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपकरण है तथा सीमा पार संपत्ति वसूली के अंतर्गत भारत में एजेंसियां भगोड़ों और मुख्य अभियुक्तों की संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा सकती है, भले ही उनकी संपत्ति दूसरे देशों में हो। बात करें भारत की भागीदारी की, तो भारत पहले चरण में 51 सदस्य देशों में शामिल है। वह पायलट प्रोजेक्ट नवंबर तक जारी रहेगा। इसी के साथ पहला सिल्वर नोटिस इटली की ओर से जनवरी 2025 में प्रकाशित किया गया था। और आखिर में है अनुरोध आवंटन यानी प्रत्येक सदस्य राष्ट्र पायलट प्रोजेक्ट चरण के दौरान अधिकतम 9 नोटिस का अनुरोध कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। राजस्थान के पोखरण में हाइब्रिड मानव रहित हवाई वाहन UAV रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में रुद्रास्त्र ने अपनी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL क्षमताओं, विस्तारित उड़ान रेंज, रियल टाइम निगरानी और 50 किलोमीटर की दूरी पर सटीक लक्ष्य को भेदने की क्षमता का प्रदर्शन किया। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी सैन्य प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए अब रुद्रास्त्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी SDAL द्वारा निर्मित एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL UAV है। UAV एक मानव रहित विमान प्रणाली होती है जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है या यह स्वचालित रूप से बिना पायलट के उड़ सकता है। VTOL UAVs लंबवत रूप से उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इससे रनवे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और आसानी से कठिन परिस्थितियों में भी इनका उपयोग किया जा सकता है।
बात करें इसकी विशेषताओं की तो लक्ष्य के ऊपर मंडराने सहित इसकी कुल रेंज 170 किलोमीटर है। यह लगभग 1.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें सटीक दिशा निर्देशित एंटी पर्सनल वॉरहेड्स लगे होते हैं जिन्हें मध्यम ऊंचाई से छोड़ा जा सकता है। यह लाइव वीडियो भेज सकता है और स्वचालित मोड में लॉन्च स्थान पर वापस लौट सकता है। क्या आप जानते हैं कि यूएवीज यानी मानव रहित विमानों को उनके वजन और उड़ान संरचना के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जाता है? ड्रोन नियम 2021 के अनुसार वजन के आधार पर यूएवीज को 5 वर्गों में बांटा गया है। नैनो जो 250 ग्राम तक होता है, माइक्रो जिनका वजन 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है, स्मॉल यूएवीज का वजन 2 से 25 किलोग्राम तथा मीडियम का वजन 25 से 150 किलोग्राम तक होता है, और लार्ज यूएवीज जिनका वजन 150 किलोग्राम से अधिक होता है। अब बात करें लिफ्ट सतह की संरचना की तो पहला है रोटरी विंग ड्रोन। ये हवा को नीचे धकेलने के लिए घूमने वाले ब्लेड का उपयोग करके हवा में उठते हैं और खुद को लंबवत रूप से ऊपर उठाते हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं, मिनी हेलीकॉप्टर की तरह सिंगल रोटर तथा मल्टी रोटर जिसमें कई प्रोपेलर होते हैं। फिक्स्ड विंग में विमान की तरह कठोर पंख होते हैं जो लंबी दूरी और भारी भार के लिए आदर्श होते हैं। और आखिरी है हाइब्रिड VTOL जो रोटरी और फिक्स्ड विंग का मिश्रण है। इसमें लंबवत टेक ऑफ क्षैतिज उड़ान भरी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने 20 वर्षों बाद ईरान को उल्लंघनकर्ता घोषित किया। IAEA बोर्ड के 35 सदस्यों में से 19 ने ईरान द्वारा परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने को लेकर निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। यह प्रस्ताव फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी यानी E3 गठबंधन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रस्तुत किया था। आपको बता दें कि यह कदम IAEA की एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। इसमें कहा गया था कि ईरान के पास 60% इतना संवर्धित यूरेनियम है जिससे संभावित रूप से 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यह मामला अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास जा सकता है जो 2015 के परमाणु समझौते के तहत फिर से प्रतिबंध लगा सकती है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और 2015 के परमाणु समझौते यानी JCPOA के बारे में जानते हैं। संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी JCPOA पर ईरान और P5+1 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें कि P5+1 देशों में चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। हालांकि वर्ष 2018 में अमेरिका इस समझौते से हट गया था और 2019 के बाद से ईरान ने लगातार इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है। JCPOA का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और बदले में उसे प्रतिबंधों से राहत देना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के समर्थन की बात करें तो इसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2231 द्वारा अनुमोदित किया गया था। वहीं ईरान के प्रमुख दायित्व के अंतर्गत यूरेनियम संवर्धन पर सीमा आरोपित करना और परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT के तहत IAEA निरीक्षणों की अनुमति देना शामिल है। और ईरान के लिए प्रतिबंधों में राहत के अंतर्गत यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हथियारों एवं परमाणु प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। खास बात यह है कि ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर मौजूदा तनाव के खिलाफ प्रतिक्रिया में इजरायल ने ईरानी परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सूर्य के ध्रुवों की पहली तस्वीरें प्राप्त की। सोलर ऑर्बिटर ने अपने कक्षीय झुकाव के कारण सूर्य के ध्रुवों की पहली तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है। ये तस्वीरें सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, सौर चक्र और अंतरिक्ष मौसम के बारे में हमारी जानकारियों को और अधिक बढ़ाएंगी। आपको बता दें कि सोलर ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का संयुक्त मिशन है। इस मिशन को 2020 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की उसके नजदीक से तस्वीरें लेना तथा सौर पवनों और सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करना है। आइए सूर्य के ध्रुवों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है ये जान लेते हैं। इसमें पहला है सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों का पहला अवलोकन। इस अवलोकन से सौर चक्र की बेहतर समझ प्राप्त होगी। हालांकि वर्तमान मॉडल्स यह अनुमान लगाने में असमर्थ है कि सूर्य अपनी सबसे सक्रिय अवस्था में कब और कितनी प्रबलता से पहुंचेगा। सौर चक्र वास्तव में सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का लगभग 11 वर्षों का एक प्राकृतिक चक्र है। इसके तहत सूर्य की गतिविधियां सबसे कम सक्रिय अवस्था यानी सोलर मिनिमम और सबसे अधिक सक्रिय अवस्था यानी सोलर मैक्सिमम के बीच गति करती रहती है।
सोलर मिनिमम में सन स्पॉट्स की संख्या सबसे कम होती है, जबकि सोलर मैक्सिमम में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। सोलर मैक्सिमम के दौरान प्रकाश, ऊर्जा और सौर विकिरणों का उत्सर्जन अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करता है। फिर है सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र। मापन से पता चलता है कि सोलर मैक्सिमम के दौरान सूर्य के दक्षिणी ध्रुव पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहते हैं तथा प्रत्येक 11 साल में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से उलट जाता है। इसका मतलब है कि सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी जगह बदल लेते हैं। अगला है कणों की गति पर निगरानी। इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ ने सूर्य की भूमध्य रेखा से दूर सौर पवनों और सौर तूफानों के रूप में कणों की गति को ट्रैक किया। इससे अंतरिक्ष मौसम के बेहतर पूर्वानुमान में मदद मिलेगी। आइए खबर को समाप्त करने से पहले अन्य प्रमुख सौर मिशन भी जान लेते हैं। वर्ष 1995 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA व नासा द्वारा प्रक्षेपित सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी SOHO मिशन, नासा द्वारा 2018 में प्रक्षेपित पार्कर सोलर प्रोब, यह सूर्य के कोरोना को स्पर्श करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। चीन द्वारा 2022 में प्रक्षेपित एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी ASOS तथा भारत द्वारा 2023 में प्रक्षेपित आदित्य L1 मिशन, नासा द्वारा 2025 में प्रक्षेपित पंच यानी पोल रिमीटर टू यूनिफाइड द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर मिशन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों की सूची में 131वें स्थान पर आया। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 19वां संस्करण 2025 जारी किया है। इसमें विगत वर्ष 2024 की तुलना में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। पिछले वर्ष भारत 129वें स्थान पर था। यह रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी GGI पर आधारित है। इसके अलावा भारत का समग्र लैंगिक समानता स्कोर 64.4% है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे कम है। आपको बता दें कि दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है, जो 75 रैंक की वृद्धि के साथ विश्व स्तर पर 24वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल मिलाकर अभी तक किसी भी अर्थव्यवस्था ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। वहीं आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष शीर्ष पर है। उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का स्थान है। हालांकि इस वर्ष यानी 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप में कुछ कमी दर्ज की गई है। यह कमी 2024 की 68.4% से बढ़कर 68.8% हो गई है। मौजूदा प्रगति के हिसाब से वैश्विक स्तर पर पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 123 वर्ष लग सकते हैं। चलिए इसी के साथ 2025 में भारत का समग्र प्रदर्शन भी देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रति वर्ष 4 प्रमुख आयामों यानी उप सूचकांकों में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास का मूल्यांकन करता है। पहला आयाम है आर्थिक भागीदारी और अवसर। भारत की अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन में निरपेक्ष रूप से सुधार हुआ है। आर्थिक भागीदारी में मामूली सुधार हुआ है, जो 0.9% बढ़कर 40.7% हो गई है। आपको बता दें कि अनुमानित अर्जित आय में समानता के साथ वृद्धि हुई है। वहीं श्रम बल भागीदारी दर 45.9% पर बनी हुई है, जो भारत में अब तक का उच्चतम स्तर है। दूसरा आयाम है शैक्षिक उपलब्धि। इस आयाम में भारत का स्कोर 97.1% है, जो साक्षरता और उच्चतर शिक्षा नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। इनके अलावा तीसरा आयाम है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। भारत में स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में भी उच्च समानता दर्ज की गई है। यह जन्म के समय लिंगानुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण संभव हुआ है। हालांकि पुरुषों और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में समग्र कमी के बावजूद स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में समानता प्राप्त की गई है। और आखिरी आयाम है राजनीतिक सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण में समानता में मामूली गिरावट -0.6 अंक की दर्ज की गई है तथा संसद में महिला प्रतिनिधित्व 2025 में 14.7% से घटकर 13.8% हो गया, जिससे लगातार दूसरे वर्ष संकेतक स्कोर में गिरावट आई है। और मंत्री स्तरीय भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से घटकर 5.6% हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024 में जबरन विस्थापन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। जबरन विस्थापन यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट उन परिस्थितियों को कहते हैं जब कोई व्यक्ति उत्पीड़न, हिंसा, मानवाधिकार हनन, आपदाओं आदि के कारण अपनी जन्मस्थली को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। आइए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं।
2024 के अंत तक दुनिया भर में लगभग 123.2 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हो गए थे। इन विस्थापित लोगों में 40% बच्चे थे, जहां 1/3 से अधिक जबरन विस्थापित लोगों में सूडानी, सीरियाई, अफगान और यूक्रेनी नागरिक थे। वर्ष 2024 के अंत तक 73.5 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित के रूप में रह रहे थे। आंतरिक रूप से विस्थापित से आशय है अपने देश में ही किसी अन्य जगह विस्थापित के रूप में रहना। अब अगर जबरन विस्थापन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को देखें तो इसमें पहला है खाद्य संकट का सामना करने के लिए मजबूर होना। आजीविका समाप्त हो जाने की वजह से विस्थापित लोग बाहरी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। वहीं शरणार्थी शिविरों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला है सार्वजनिक व्यय यानी सरकारी खर्चे में वृद्धि। जिन देशों में विस्थापित लोग रह रहे होते हैं वहां की सरकारों को इनके रहन सहन और देखभाल के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। तीसरा है सामाजिक तनाव में वृद्धि। संसाधन सीमित होने की वजह से होस्ट देश के स्थानीय समुदाय और विस्थापितों के बीच प्राय टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और फिर है बेरोजगारी की समस्या। विस्थापितों के आने से होस्ट देश का श्रम और उपभोक्ता बाजार प्रभावित होता है। चूंकि अधिकतर विस्थापित लोग कम कुशल होते हैं, इसलिए वे होस्ट देश में अनौपचारिक और कम कौशल वाले रोजगार करना शुरू कर देते हैं। इससे होस्ट देश के नागरिकों के लिए अनौपचारिक और कम कौशल वाले रोजगार कम हो जाते हैं। इससे युवा एवं महिला श्रमिक अधिक प्रभावित होते हैं। आइए अब जबरन विस्थापन की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन 2018, इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने अपनाया है। यह पर्यावासन की समस्या से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है। वहीं जबरन विस्थापन पर वैश्विक कार्यक्रम यानी GPFD को देखें तो इसे 2009 में विश्व बैंक ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य जबरन विस्थापन से निपटने के लिए वैश्विक विकास उपायों को सशक्त बनाना है। आइए खबर को समाप्त करने से पहले संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR के बारे में भी जान लेते हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसे 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थापित किया था तथा इसका उद्देश्य संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने मूल निवास क्षेत्र से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है। अंत में इसकी उपलब्धियों को देखें तो UNHCR को 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे श्रीमंत शंकरदेव जी के बारे में। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह असम के सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मानों में से एक है। श्रीमंत शंकरदेव जी के बारे में जाने तो वे 15वीं शताब्दी के महान संत और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म असम के नगांव जिले के आली पुखुरी में हुआ था। उन्होंने एक सरना धर्म की शुरुआत की। एक सरना धर्म से आशय है एकेश्वर भक्ति पर आधारित एक नव वैष्णव आंदोलन। यह धर्म भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित था। अब इनके योगदान देखें तो पहला है कीर्तन घोष। यह असमिया भाषा में रचित एक भक्ति ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का उल्लेख मिलता है। फिर है गुणमाला। यह भागवत पुराण का एक संक्षिप्त संस्करण है। अंकिया नाट एकांकी नाटक का एक रूप है। इसमें नृत्य, संगीत और कथा का मिश्रण देखने को मिलता है। वहीं भावना अंकीय नाट पर आधारित एक पारंपरिक नाट्य प्रस्तुति है। इसका प्रदर्शन आमतौर पर सत्रों यानी वैष्णव मठों में किया जाता है। फिर है सात्रिया नृत्य। यह सत्रों के भीतर विकसित एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इनकी साहित्यिक कृतियां भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, कीर्तन घोष आदि हैं। हम इनसे आध्यात्मिकता, समधर्मीवाद, मानवतावाद आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया विमान दुर्घटना के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद पायलट से मेडे कॉल प्राप्त हुआ। जब कोई पायलट मेडे कहता है तो वह जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली आपात स्थिति की घोषणा कर रहा होता है, जिसके लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। सरकार ने ग्रीष्मकालीन फसल सीजन 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद को मंजूरी दी।
हाल ही में आरबीआई बॉन्ड बायबैक की मांग में जोरदार वृद्धि देखी गई है। आपको बता दें कि बॉन्ड बायबैक तब होता है जब आरबीआई परिपक्वता से पहले बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी ने अपने जीरो कूपन बॉन्ड को जारी करने पर रोक लगा दी है। इसे डिस्काउंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला एजेंटिक एआई कृति कैब बुक कर सकता है, बिलों का भुगतान कर सकता है और कुछ अन्य कार्य भी कर सकता है। चिली के अटाकामा मरुस्थल में ऊंचे स्थान पर स्थित कॉस्मोलॉजी लार्ज एंगुलर स्केल सर्वेयर यानी क्लास टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक डॉन से 13 बिलियन साल पुराना एक धुंधला माइक्रोवेव सिग्नल कैप्चर किया है। 12 जून को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी SIS की स्थापना की 120वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस सोसाइटी को 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया था। पासेक्स भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच आयोजित एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। वर्तमान में उत्तरी अरब सागर में इसका आयोजन किया जा रहा है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।